आप स्वयं एक शिक्षिका हैं और यह बात भली भांति समझती होंगी कि जीवन को कृतार्थ बनाने में गुरु की विशेष भूमिका होती है। आपके जीवन में गुरु का क्या महत्व है और आपके गुरु कौन हैं? यदि हम एनएसएस की बात करें जी। क्योंकि मैंने जीवन को समझना ही एनएसएस में आकर चालू किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जीवन में इतना व्यापक और इतना विस्तृत होता है यदि मैं एनएसएस का कैंप नहीं करती या एनएसएस ज्वाइन नहीं करती। कॉलेज में बड़ा अच्छा वाकया है कि जब मेरा कॉलेज में पहला दिन था तो भैया ने मेरे पूछा कि आमतौर पे क्या है, मैं मेरे घर में सबसे कम पढ़ी लिखी हूँ। देखो, मेरी मम्मी ने 14 एमए किए हैं, हाँ, मेरे भैया ने 3 एमएससी किया है और 2 एमए किए, और मेरी दीदी डबल एमए है, ठीक है, मेरे जीजा जी एमए, मतलब ऐसी हमारी फैमिली है। अब मैं मेरे घर में सबसे कम पढ़ी लिखी हूँ, मेरी पढ़ाई है एमए बीएड और ये मेरे घर की सबसे कम पढ़ाई है। तो थोड़ा मेरे जो, और मैं अपने घर में सबसे छोटी, तो जो मेरे भाई बहन थे बड़े, उन सबका मेरे ऊपर अविश्वास था थोड़ा पढ़ाई के मामले में। तो जब मैं 12th करके कॉलेज में एंटर हुई तो मुझसे पूछा गया कि आ गया तुम्हारा कॉलेज लिस्ट में नाम? तो मैंने कहा हाँ आ गया, पहली लिस्ट थी। तो बोले कौन से नंबर पे नाम आया? तो मैंने बड़े डर के बोला कि पहले नंबर पे नाम आया। तो भैया कहता है लिस्ट में पहले नंबर पे नाम आया? मैंने कहा हाँ, मतलब तुम पहले नंबर पे कॉलेज में सिलेक्ट हुई हो? तो फिर भैया कहता है क्या सोचा है, एनसीसी एनएसएस किस बारे में, कुछ तो लेना है? तो मैंने कहा तुम बताओ। तो कहता पहले पता करो। मैंने कॉलेज में कंडीशन पता करी तो एनएसएस को सब वही जानते थे, चाय समोसा केला, केला बहुत फेमस था हमारे से, ठीक है। तो और झाड़ू लेकर फोटो खिंचवा लो, कुछ आप फाइल बना दो, हो जाता है। तो मैंने थोड़ा एनएसएस की जानकारी ली, और जब मैंने अपने भाई के साथ इस बात को डिस्कस किया तो हमारा उद्देश्य हमेशा से ये रहा कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं किसी कमजोर का साथ दूं तो शायद मेरे लिए ज़्यादा अच्छी बात है। तो मुझे मेरे कॉलेज में एनसीसी की अपेक्षा एनएसएस की स्थिति कमज़ोर लगी, तो मेरा एनएसएस में आने का उद्देश्य तो वो था कि एनएसएस मेरे कॉलेज की थोड़ी सी वीक थी, तो मैंने कहा चलो एनएसएस ज्वाइन कर लेते हैं, इसमें कुछ अच्छा करेंगे। फिर एनएसएस ज्वाइन किया तो बस वही है, बहुत ईश्वर की कृपा है। एक इकाई स्तरीय शिविर के बाद विश्वविद्यालय स्तरीय शिविर जाने का मौका मिला, आदरणीय राहुल सर का गाइडेंस मिला। तो उस विश्वविद्यालय स्तरीय शिविर में भी मेरे जीवन में पहली बार यदि किसी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था तो आदरणीय श्री राहुल सिंह परिहार जी हैं। हालांकि उस समय उनका व्यक्तित्व बिल्कुल भी एक गुरु, मतलब गुरु के लिए लोग क्या समझते हैं, कोई बड़ा सा हो, है ना, थोड़ा बुजुर्ग होना चाहिए, लेकिन सर उस समय बहुत यंग थे। और लेकिन मेरी आत्मा ने उन्हें गुरु स्वीकार किया, उनकी एक एक बात हम पे बहुत असर करती थी। एनएसएस जो उन्होंने हमको समझाया कि एनएसएस एक जीवन शैली है, एक कार्य पद्धति है, वही आज तक हम लोग फॉलो करते हैं। और उसके अलावा वो मेरे सामाजिक और ऐसे क्षेत्रों के गुरु हैं। उसके अलावा संगीत में मेरे गुरु ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह जी रहे, जिनकी छत्र छाया में मेरे संगीत सीखा। बिल्कुल, राहुल सिंह परिहार सर को मैं भी अपना आइडल मानता हूँ। जब मैं पहली बार उनसे मिला था तभी उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ था कि मैं आज भी उनको, जब उनसे बात करने में भी एक होता है ना, झिझक होती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ और कहना चाहती हूँ कि मैं विवेकानंद जी की आइडियोलॉजी से पहले ही बहुत प्रभावित थी। फिर एनएसएस में मैंने देखा कि प्रेरणा पुरुष के रूप में हमने विवेकानंद जी को स्वीकार करके रखा हुआ है। तो विवेकानंद जी की एक थॉट मुझे बहुत ज्यादा हमेशा प्रेरित करता है, और मैं सभी नए यंग वॉलंटियर्स से भी बोलना चाहूंगी कि विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि जहाँ पर आप श्रद्धा की बात आती है वहाँ बुद्धि का स्थान हमेशा दूसरा होना चाहिए। तो यंग वॉलंटियर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप, चाहे आपका कार्यक्रम अधिकारी हो या कोई भी हो जिसे आप अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसे मेरे जीवन में राहुल सिंह परिहार सर है, तो आप पर्टिकुलर एक उस व्यक्ति के लिए जिसे आप अपना गुरु मानते हैं, अपनी बुद्धि या अपने दिमाग को दूसरे स्थान पर कर लीजिए और श्रद्धा ही आगे बढ़नी चाहिए। ये मैं बात इसलिए कहना चाह रही हूँ केशव, क्योंकि कई वॉलंटियर्स ये चाहते हैं कि एनएसएस में आए, स्टेट कैंप होगा, नेशनल कैंप होगा, पीआरडी होगा, आरडी होगा, और स्टेट अवार्ड होगा, नेशनल अवार्ड होगा, और एनएसएस खत्म, ठीक है। लेकिन बाई चांस ऐसा सिर्फ कुछ वॉलंटियर्स के साथ हो पाता है, सब ये टारगेट अचीव नहीं कर पाते। तो शुरू में कुछ समय ऐसा होता है कि हम अपने कार्यक्रम अधिकारी के या बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के किसी भी बड़े अधिकारी के, मतलब हम उनसे काफी विनम्रता से और सम्मान से बात करते हैं, लेकिन ये मेरा अनुभव रहा है कि जैसे ही हमें लगता है कि हम उतने सफल नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं हमारा सम्मान कम हो जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए। यदि किसी को आप गुरु मानते हैं तो आप श्रद्धा ही पहले होनी चाहिए, आपकी बुद्धि या दिमाग दूसरे नंबर पर होना चाहिए। सही। वो क्या शक्ति है, क्या प्रभाव है जो आपको आज भी वही विद्यार्थी जीवन वाली ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? आपकी इस कभी न थमने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है?
एक्चुअली सच बताऊँ तो मतलब 2 बेटियां हैं मेरी और मैं भी अपनी मम्मी की बेटी हूँ। तो मतलब आंसर बहुत कॉमन है, लेकिन रीज़न बहुत अलग है कि मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी माँ ही है। गैस ट्रेजेडी में फादर एक्सपायर होने के बाद मम्मी सिंगल पेरेंटिंग उन्होंने हमारी की है। हम 3 भाई बहन हैं और उन्होंने हमें बहुत अच्छे मुकाम पर समाज में पहुंचाया है, पढ़ाया लिखाया है। मैंने उन्हें जीवन में कभी थकते हुए नहीं देखा। उन्होंने, वो भी टीचिंग प्रोफेशन में थी, वो गवर्नमेंट टीचर थी। मैंने उन्हें कभी थकते हुए नहीं देखा। और जो उनके, मैंने बताया जैसे उन्होंने 14 एमए किए, मैंने हमेशा उनको पढ़ते हुए देखा, हमेशा। घर में माहौल ही इतना पढ़ाई का था, तो ये मुझे लगता है कि मैं भी अपने उम्र के 38वें वर्ष में हूँ अब, तो मुझे कभी आज तक महसूस नहीं हुआ कि मुझे थमना चाहिए या मेरी गति को विराम मिलना चाहिए। और वही चीज़ मैं चाहूँगी कि ट्रांसफ़र होती रहे। तो एक बच्ची के लिए उसकी माँ ही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि कुछ शख्स और हैं ज़िंदगी में जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक बार फिर से मैं राहुल सर का नाम लेना चाहूँगी कि जो एनएसएस का कीड़ा उन्होंने हमारे अंदर कूद कूद कर भरा ना, वो हमें आराम ही नहीं करने देता, वो हमें रुकने नहीं देता। और हमेशा कुछ ना कुछ नया हमेशा करने के लिए हमेशा प्रेरित मतलब करता है। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं करोगे ना तो आप बहुत बड़ा पाप करोगे। मतलब आपसे कुछ अपराध हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे यार, आप 4 दिन से फालतू बैठे हो, तो आप कुछ सही करने है। लगते हो। और फिर तीसरी सबसे बड़ी चीज़ मेरी फैमिली, मतलब शादी के बाद भी मुझे काफ़ी सपोर्टिव फैमिली मिली, जिन्होंने कभी भी मेरे आगे वो बाउंड्री लाइन नहीं खींची कि तुम यदि घर पे नहीं हो तो नाश्ता कौन बना के देगा या ऐसा। तो मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्हें पारिवारिक रूप से भी बहुत सहयोग मिला हुआ है। तो जब सब कुछ इतना भगवान ने दिया है तो फिर अपन क्यों रुके, ये सोच के अपन लगातार काम करें। बिल्कुल। आप पारिवारिक सपोर्ट की बात कर रही हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन के बाद ससुराल पक्ष से किस तरीके का सपोर्ट रहा? उसके बाद आप किस तरीके से अपने सास को और हस्बैंड की तरफ से क्या परमिशन थी कि आप ये सारे काम को निरंतर जारी रख पाई, या आपने किस तरीके से उनको अपने काम को समझाया? क्योंकि एक फाउंडेशन होता है आफ्टर मैरिज, काम नहीं करना, जॉब नहीं करना या इधर उधर, और ये जिस तरीके का आप मतलब एकेडमी चला रही हैं, सोशल वर्क, इस तरह के कामों में महिलाओं को कई बार टोका जाता है, रोका जाता है, तो उस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया और आपने कैसे समझाया? इसमें भी फिर वही बात है कि एक तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी इस गति में कभी विराम लगेगा, ये पहली सोच तो मेरी है। अब जो मेरे इन-लॉज रहे, मेरे ससुराल और पक्ष के लोग रहे, उसमें भी सब इतने तो समझदार रहे कि सारा काम सबको मिलके करना है। और यदि विशेष रूप से अपन सास की बात करें तो वो बहुत सहयोगी हैं, वो समझती हैं और वो इस तरह की महिला रही हैं हमेशा की जीवन में कुछ चीज़ें उन्हें करने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने ये चाहा कि उनकी बहुएं ज़रूर वो काम करें। फिर इन सब के बाद एक बात ही निकल के आती है कि जो मेरे हस्बैंड है वो आर्मी में एमईएस में है, थोड़ी उनकी मानसिकता भी परिपक्व है इस हिसाब से, तो मुझे कभी कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इन सब के बाद मुझे ऐसा लगता है केशव की एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिंदगी है, ह्यूमन लाइफ है, मानव जीवन है, थोड़े बहुत कम ज़्यादा ऊंच नीच होती रहती है। कभी परिवार को या पारिवारिक क्षणों को में आपकी उपस्थिति वहाँ ज़्यादा जरूरी है, तो आप वहाँ रहिए। और नहीं तो फिर आपका सब कुछ निर्बाध गति से चल ही रहा है। जैसे हम लाइफ में भी देखते हैं ना, त्योहार समय समय पर पड़ते हैं, बाकी तो आप रूटीन लाइफ ही जीते हैं। तो हम रूटीन लाइफ जी रहे हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम अपने एनजीओ का काम करते हैं, हम अपने बाहर के बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम बहुत चैरिटी वर्क करते हैं, हम सब करते हैं। लेकिन कभी कभी आपको प्राथमिकता निर्धारित करनी होती है। कभी कभी परिवार के लिए बहुत ज़रूरी क्षण आ जाते हैं तो आपको परिवार के साथ रहना पड़ता है। जैसे मेरा बहुत व्यक्तिगत अनुभव है, कोविड-19 का इतना पीक टाइम था और 19 मार्च को मेरी बेटी हुई, तो मैं कहीं ना कहीं अपसेट थी कि मैं सोसाइटी के लिए बाहर निकल के काम नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मेरे साथ ही मेरे सहयोगियों ने, जो दूसरे एनजीओ के साथ में मिलकर काम करती हूँ, घर वालों ने, सबने समझाया कि अभी आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है पारिवारिक रूप से, तो आप इस दायित्व को अच्छे से निभा लो। उसके बाद आपको फिर तो देखो 7 महीने बाद फिर मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, फिर सारे काम करने के लिए तैयार। बिल्कुल। आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ छात्रा, सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता से सम्मानित हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर के वाद विवाद, भाषण एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में अपना वर्चस्व राष्ट्र को दिखाया है। हम जानना चाहते हैं कि इन सारी उपलब्धियों को हासिल करने में कितनी मेहनत लगी और क्या संघर्ष रहा आपका? ये भी बड़ा अजीब सा है। देखो, जिस समय हम ये सब कर रहे थे ना, हमें कहीं भी ये लगता ही नहीं था कि हम कोई बहुत संघर्ष वाला काम कर रहे हैं। हम सब एकदम फ्री माइंड से करते थे कि हमें पता चलता था कि आपको सिलेक्शन के लिए जाना है कैंप में, तो हमने अपनी तैयारी कर ली पूरी, मतलब डर नहीं था पीछे।
तो उस चक्कर में सारे काम अच्छे अच्छे होते गए और आईजी अवार्ड मिलना तो खैर एक बहुत ही बड़ा क्षण था मेरी जिंदगी में कि आपको एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, आप अपने पूरे परिवार में एकमात्र सदस्य हैं अभी तक। ऐसे जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं घर में सबसे छोटी सदस्य हूँ, जरा मेरे ऊपर दूसरों का भरोसा कम था कि तुम पता नहीं क्या करोगे अपने फ्यूचर में। तो जब आईजी अवार्ड मिला तो वो एक बहुत ही खुशी की बात थी। ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि परिवार जो ब्लड रिलेशन होता है ना, वो कुदरत ने आपको दिया होता है, वो कुदरती तौर पे आपके साथ होते हैं, लेकिन जो बाहर के रिलेशन होते हैं वो आप बनाते हैं, उनको निभाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो मुझे आईजी अवार्ड के समय ये बहुत अच्छा लगा कि उस समय बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के जो सभी अधिकारी वर्ग थे और जैसे राहुल सर भी हैं, तो उस आईजी अवार्ड से जो इन लोगों के चेहरे पर खुशी देखी थी मैंने, तो मुझे लगा कि मतलब हाँ, मैंने कुछ ऐसा अचीव किया है जो मेरे चाहने वालों का या मेरे ऊपर अपने आशीर्वाद का हाथ रखने वालों के चेहरे पे खुशी ला पाया। और दूसरा, कॉलेज में तो देखो शासकीय गीतांजलि कन्या महाविद्यालय में पढ़ी हूँ मैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की सुपुत्री की याद स्मृति में वो कॉलेज खोला गया है, गीतांजलि उन्हीं की पुत्री का नाम था। तो हमारे कॉलेज में महाविद्यालय स्तर पर स्वर्ण पदकों की एक वो रहती है कि वो दिया जाते हैं हर साल 4 स्वर्ण पदक। तो जब मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी, अंतिम वर्ष में थी, अच्छा यहाँ भी एक बहुत अजीब सी बात मैं बताती हूँ कि कई बार देखो कैसे कैसे मानव स्वभावों को सामना करना पड़ता है। नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो भी मेरे गुरु रहे हैं, लेकिन किसी दूसरी फैकल्टी के किसी एक सर ने मुझसे बोला कि इतने कैंप करती हो और साल भर बाहर ही रहती हो, क्रिकेट भी खेलती हो तुम, मैं कॉलेज की क्रिकेट टीम में भी थी, तो बोलते हैं कि देख लेना रिजल्ट नहीं बिगड़ जाए कहीं तुम्हारा। तो पता नहीं क्या ऐसा मन हुआ कि उस समय मैंने जवाब दिया कि सर रिजल्ट नहीं बिगड़ेगा, और देखिएगा जो मेरी कार्यक्रम अधिकारी उनको बहुत गौरवान्वित करूंगी जब मैं इस कॉलेज से जाऊंगी। तो जब मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था तो उस साल मुझे 3 स्वर्ण पदक एक साथ मिले, वही कि गोल्ड मेडल भी उस साल का मेरे पास था सबसे ज़्यादा अंक अर्जित करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ छात्रा के लिए और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के लिए। तो हालांकि मैंने कभी उन सर को पलट के कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना मुंह से कुछ बातें ऐसी निकलती हैं, तो हम बहुत फेयर थे, हम बहुत नीट एंड क्लीन थे। हमें ऐसा लगता था कि नहीं यार, हम कैंप जा रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं, तो हमें किसी की दया नहीं चाहिए कि कॉलेज में कोई हम पे ये दया करे कि तुम कैंप 10 दिन वहाँ रह के आई हो तो तुम्हें ये नोट्स हम लिख के दे रहे हैं। हमने पढ़ाई में भी उतनी मेहनत करी, मतलब हम चारों साइड इतनी मेहनत करते थे, हाँ कोशिश करते थे कि हमारी मेहनत पूरी हो। अब फिर उसके बाद ये चीजें तो जुड़ती गई नाम के साथ, जैसे तुम बोल रहे हो ऑलराउंडर, ये जब जुड़ गया ना तब लगा कि अच्छा शायद हमने ऐसा काम कर दिया है। बिल्कुल। आपने गीतांजलि महाविद्यालय का जिक्र किया, तो अब आगे कुछ प्रश्न हैं गीतांजलि महाविद्यालय से संबंधित। आपने 2003 से में वहाँ से पास आउट हुई और आपकी उपलब्धियाँ एनएसएस में बतौर एनएसएस वॉलंटियर काफ़ी रही, आरडी परेड हो या इंदिरा गांधी अवार्ड हो, स्टेट अवार्ड हो। पर उसके बाद एक लंबा अंतराल रहा है, अब हम वर्ष 2020 में, एक लंबा अंतराल रहा है जब गीतांजलि महाविद्यालय के एनएसएस एक तरीके से ना के बराबर थी। वही इमेज वापस हो गई थी जब आपने ज्वाइन किया था, और वो समोसा केला और झाड़ू का फोटो खिंचवाना, वही इमेज वापस आई। तो ये इस गैप की वजह क्या लगती है आपको कि आपके जाने के बाद वो एनएसएस वापस क्यों शांत हो गया, एनएसएस इकाई खत्म? अच्छा, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा गंभीरता से, जैसे ऐसा मेरी टोन भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को, हमेशा से सीखा भी है, जिंदगी की परिस्थितियों ने भी ये सिखाया है कि आप हंसते रहें वही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा गंभीर होना कभी कभी ज़रूरी है। गीतांजलि कॉलेज में हमने एडमिशन लिया तो हमारी मजबूरी थी गीतांजलि में एडमिशन लेना, क्योंकि उस समय पुराने भोपाल और नए भोपाल के संपर्क सूत्र बहुत ज़्यादा नहीं थे, प्राइवेट व्हीकल्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना सक्सेसफुल नहीं था भोपाल में। तो बीइंग अ गर्ल मम्मी ने बोला कि गीतांजलि में ही एडमिशन ले लो, लेकिन गीतांजलि उस समय कॉलेज बहुत अच्छा माना जाता था। वो मुझे ये नहीं पता था कि उसकी दूसरी रेपुटेशन कैसी है, लेकिन गीतांजलि कॉलेज बहुत अच्छा था, इतना अच्छा कि हमें अपने एडमिशन के लिए ये सोचना पड़ रहा था कि वहाँ लिस्ट में हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। और जब मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया फिर मैंने एनएसएस का बता दिया कि एनएसएस थोड़ा सा वीक देखा मैंने वहाँ पर, तो हमने उस चीज़ को फॉलो किया और ज्वाइन किया। तो यहाँ एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कितना भी ये बोल दूँ कि ठीक है हम मतलब हमने बहुत गंभीरता से जीवन के चारों पांचों क्षेत्रों पे काम किया, हम पढ़ते भी अच्छा थे, हम कैंपों में भी जाते थे, हमने अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट किया है, हमने अपने परिवार को भी अच्छे से निभाया है। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों में मेहनत लगती है, ये सब काम हंसी हंसी में नहीं हो जाता, ये सब काम बिल्कुल साधारण तरीके से नहीं हो जाता। इन सब कामों में मेहनत कैसी लगती है कि आपको कहीं ना कहीं
दिल के अंतिम छोर पे बहुत गंभीर होना पड़ता है और आपको बहुत निर्णायक भूमिका में बैठना पड़ता है कि नहीं यार, जिस समय मेरे सारे साथी बाहर रेस्टोरेंट में जाकर पार्टी उड़ा रहे होंगे, उस समय यदि मैं किसी कैंप से वापस आई हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं वहाँ 1 घंटे बैठ के पढ़ाई भी कर रही हूँ, है ना। तो कॉलेज में भी हमने ये परिस्थितियाँ देखी। कॉलेज में ज़रूर हमें थोड़ा सा संघर्ष ऐसा करना पड़ा कि हमें अपने कार्यक्रम अधिकारियों की मानसिकता को बहुत बनाना पड़ा, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं थी। पुराने भोपाल क्षेत्र में जो जिस घरों से बच्चियां आती थी, आमतौर पर वहाँ परमिशन ही नहीं मिल पाती थी कि लड़कियां कहीं जाएं। ऐसे स्थिति में हमने लगातार गीतांजलि कॉलेज में 3 इकाई स्तर शिविर लगाए और सक्सेसफुल कैंप थे वो। उसमें हमने भरपूर मतलब, यानी मेरी मैडम ये कहती थी कि दुर्गा तुम उनके पापा मम्मी से बात कर लो तो ज़रूर मान जाएंगे। आप समझ सकते हैं ऐसी स्थिति में, लेकिन हाँ मेहनत लगती है। और आज के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं सोचूं कि हाँ उस समय गीतांजलि के नाम था, न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी काफ़ी जब अचीवमेंट्स आते थे तो टीचर्स भी बहुत खुश होते थे, सब लोग। और आज की परिस्थिति में यदि तुम बोल रहे हो कि गीतांजलि कॉलेज में एक बार फिर से ऐसा हो गया है कि एनएसएस उतने अच्छे लेवल पे नहीं है, मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि कॉलेज प्रशासन या किसी कार्यक्रम अधिकारी या किसी भी अधिकारी की कोई बड़ी गलती कभी नहीं होती। कहीं ना कहीं सबके किसी ना किसी वजह से हाथ बंधे होते। स्वयं सेवकों को थोड़ा सा खुद से आ गया है ना। जैसे मैं ये महसूस करती हूँ कि कोई गर्ल्स कॉलेज है गीतांजलि, कि कोई लड़की अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों में तो खूब अच्छा काम कर रही है और दूसरी जगह जुड़ के तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब वो कॉलेज के 5 घंटे कॉलेज में है तो वो कॉलेज के लिए काम नहीं कर रही। ये एक थोड़ा सा फर्क है। जैसे हम लोग थे, हम बाहर भी काम करते थे, लेकिन हमें ये वाली बात भी थी कि नहीं हमारा कॉलेज है, मतलब गीतांजलि हमारा कॉलेज है ना। तो जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी होती थी ना, तो हम मैडम से पूछ के जाते थे, मैडम अपने यहाँ फ्लैग होस्टिंग होती है कि नहीं होती है। तो मैडम कहती है तुम लोग क्या करोगे, कॉलेज के बच्चे आते हैं क्या फ्लैग होस्टिंग में? तो मैडम आप टाइम बताइए, हम तो जरूर आएंगे। तो मतलब वहां से जो हमने ये हम वाला काम चालू किया ना, तो फिर हमारे प्रोफेसर ऐसे हो गए थे कि वो कह देते थे हाँ भैया क्या करना है, 15 अगस्त आने वाला है। तो थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि अपन यंग होते हैं ना, तो हमको क्योंकि वो इस दौर से गुजर रहे होते, उन्हें लगता है कि इस कॉलेज में तो बच्चे शायद सब ऐसे ही आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को जाकर ये बताना पड़ेगा कि हम उन सब में से नहीं है, हम उन सबसे अलग हैं, कुछ नया करने के इच्छुक हैं और हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जैसे जब मेरे पास विश्वविद्यालय स्तरीय शिविर का आया था, तो मेरी रुचि और मेरे सब देखते हुए मुझसे यूँ पूछा गया था गीतांजलि कॉलेज में कि जाओगी क्या, है ना। तो मैंने बहुत उत्सुकता से कहा था हाँ जाऊंगी। और जब मैं शिविर से वापस लौटी तो मेरे पास 5-7 प्राइजेस थे और बहुत एक बड़ी शील्ड लेके लौटी थी। तो टीचर को भी एक आस बनती है, तो वहाँ पर अपने आप को बताना पड़ा कि नहीं हम उन सबसे अलग हैं और हम कुछ करना चाहते हैं। तो वो वही है कि दोनों हाथ से ताली बजती है। तो थोड़ा सा स्वयंसेवकों का भी यहाँ पर है कि आज के स्वयंसेवक एनएसएस के नहीं कह रहे, लेकिन कुछ लोगों का मूल स्वभाव ऐसा हो गया है कि जहाँ उन्हें फैलाना ज़्यादा मिलता है, उन्हें लगता है कि वहाँ जाकर हम जल्दी पॉपुलर हो सकते हैं, वो उस चीज़ को और उस जगह को और उन लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं, और इस चक्कर में वो अपनी जहाँ मेहनत करनी चाहिए वास्तविक, उस जगह को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल, मतलब एनएसएस का वॉलंटियर, अब जो वॉलंटियर्स हैं वो मेहनत से भागना चाहते हैं या मेहनत करने में कटौती करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकती, सभी वॉलंटियर्स ऐसे नहीं होते, लेकिन जैसे जो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, है ना, स्पेशली मैं गीतांजलि कॉलेज की बात कर रही हूँ कि मेरे कॉलेज की यदि आज की स्थिति ऐसी है, तो मुझे ये लगता है कि अब के जो स्वयंसेवक हैं उनको प्रयास करना चाहिए और भरसक प्रयास करने चाहिए। प्रयास वही होता है जिसमें आप सफल हो जाओ, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो बहुत कोशिश कर ली लेकिन वो काम होता ही नहीं। आप कोशिश करो, हो सकता है आपको कुछ तो रास्ता मिलेगा। तो बहुत सारी लड़कियां आज गीतांजलि में ऐसी हैं जिन्हें कोशिश करनी चाहिए, जो बहुत आगे जा सकती है और आगे बहुत राष्ट्रीय स्तर तक के शिविरों में अपनी सहभागिता दे सकती है। तो आप जो भी बात कर रही थी, तो आपका मतलब एनएसएस स्वयंसेवकों को लेके ये कहना था कि वो महत्वाकांक्षी ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ एनएसएस के नहीं, हाँ, मतलब विद्यार्थी जो कॉलेज में एडमिशन ले रहा है वो महत्वाकांक्षी हो रहा है, इस कारण वो बाकी गतिविधियों में उन गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होना चाहता जिसमें मेहनत करना पड़ता है, जिसमें मेहनत करनी पड़ती है, वास्तविक मेहनत करनी पड़ती है। मतलब कहीं ना कहीं वही है, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। वैसी वाली चीज़ है कि हम कभी कभी कुछ ऐसे चक्काचौंध में या कुछ ऐसी चीज़ों में लग जाते हैं कि हम अपनी मूल स्वभाव को खो देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। आप जब ये स्टूडेंट लाइफ बहुत मुश्किल से जीते हैं, आप यदि 3 साल 4 साल राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक बनकर ही जीते हैं ना, तब आपको जीवन में लगेगा कि हाँ आपने एनएसएस किया है। बिल्कुल। स्टॉप।
एक लंबे अंतराल के बाद गीतांजलि महाविद्यालय में पुनः इकाई स्तर कैंप्स लगने चालू हुए। इस वर्ष 2020 में 2 स्वयंसेविकाओं ने राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वो निरंतर कुछ कोशिशें कर रहे हैं कि वो किस तरीके से राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई को बेहतर बना सके। उन स्वयंसेवकों के लिए और जो नए विद्यार्थी अब गीतांजलि महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज हुआ कि वो किस तरीके से एनएसएस को जिए और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं? आपके कुछ सुझाव? हाँ बिल्कुल। देखिए, एक तो गीतांजलि कॉलेज पुराने भोपाल क्षेत्र में है। कई लोग ऐसा सोचकर भी इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगी कि वर्ष 1999 में जब हमने गीतांजलि कॉलेज ज्वाइन किया था, उस परिस्थितियों के अनुसार और आज के परिदृश्य में अब बहुत बदलाव आ गया है। यदि हम अपनी बात करें तो हमें गीतांजलि कॉलेज में एक उपाधि जैसी मिल गई थी कि हम झांसी की रानी हैं, क्योंकि उस समय गीतांजलि कॉलेज से लेकर यहाँ मेन गेट तक मिनी बस आकर हायर करना, उसमें बैठना अपने आप में एक युद्ध जीतने जैसा था। उस समय की परिस्थितियाँ यहाँ की इतनी खराब थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं अभी भी पुराने भोपाल क्षेत्र में ही हूँ और गीतांजलि कॉलेज रोड पर ही मेरी अकादमी भी है जी। तो मैं अपने कॉलेज के गर्ल्स को, अपने कॉलेज के वॉलंटियर्स को या मेरे कॉलेज के प्लेटफॉर्म अधिकारी या जो भी, मैं हमेशा ये कहना चाहूँगी कि मैं हर परिस्थिति में हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। जब भी मेरी आपको आवश्यकता लगे, आप मुझे कभी भी किसी भी समय बोलेंगे, मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए और अपने कॉलेज के लिए हमेशा खड़ी हूँ। और जो बच्चियों का आपने नाम लिया, तो मुझे पता है कि कुछ बच्चियाँ अभी बहुत अच्छा मेहनत कर रही हैं, तो उनसे भी बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत का कोई अंतिम सिरा नहीं होता, बस मेहनत शुरुआत का सिरा होता है उसका, लेकिन मेहनत कभी भी खत्म नहीं होती। तो आप लगातार करते जाएं। निश्चित तौर से यदि आप अच्छी और सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत का आपको जरूर परिणाम मिल जाएगा, ये बिल्कुल तय है। गीतांजलि महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई अभी एक नई शुरुआत कर रही है। वहाँ के संसद कैंप्स लगा रहे हैं और विभिन्न गतिविधियों के आधार पर एक नई शुरुआत कर रही है। तो आपके हिसाब से उनको क्या एडवाइस है और वो किस तरह की गतिविधियों में अपने आप को सम्मिलित करके राष्ट्रीय सेवा योजना की उन उपलब्धियों को हासिल कर सके, जो उपलब्धियां आपने हासिल की, और महाविद्यालय को गौरवान्वित कर सके? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो गीतांजलि कॉलेज, क्योंकि मेरा अपना कॉलेज है, मुझे बहुत प्राउड मैं फील करती हूँ मैं जब भी मैं गीतांजलि का नाम लेती हूँ। पुराना कॉलेज है भोपाल का, अच्छा कॉलेज है। आप कभी भी ये अपने साथ चिंता महसूस नहीं करें कि आप गीतांजलि कॉलेज में हैं इसलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है। आप आत्मविश्वास के साथ काम कीजिए। नई स्वयं सेविकाएं जो वहाँ पर काम कर रही हैं, नए एनएसएस के जो वॉलंटियर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अवसर सबकी ज़िंदगी में आते हैं, अवसर सबको मिलते हैं। बस आवश्यकता होती है आप अपने अवसरों को पहचान सकें और पूरी ईमानदारी से उन्हें निभा सकें। क्या होता है, जब भी आप एनएसएस या कोई भी ऐसी चीज़ ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ मतलब एनएसएस आपको व्यक्तित्व विकास देता है, ये एनएसएस जानता है। हम लोग सीनियर वॉलंटियर्स हो चुके हैं, हम लोग जानते हैं क्योंकि हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आया, पर आपके परिजन या आपके अन्य जो दूसरे लोग आपसे जुड़े हुए वो नहीं जानते। तो हो सकता है कुछ स्वयंसेवकों को शिविरों में आने जाने को लेकर या राष्ट्रीय सेवा योजना के किसी भी गतिविधि में आने जाने को लेकर परिवार के विरोधों का या किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मैं ऐसी स्थिति में अपनी ये छोटी बहनें जो मेरी गीतांजलि की, उनसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आपका उद्देश्य सही है, आप सार्थक उद्देश्य लेकर शिविरों में जाना चाहते हैं, आप वास्तव में शिविरों में जाकर या राष्ट्रीय सेवा योजना की कोई भी गतिविधि करकर अपने जीवन में या अपने करियर में उन्नति करना चाहते हैं, ऊंचाई पर जाना चाहते हैं और आप बिल्कुल ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है आपके परिवार को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और बल्कि आपको उनका साथ मिलेगा आपको और आप बहुत अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। और गीतांजलि के लिए तो विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगी, वैसे तो अब हम जब से आईजी अवार्ड होता है एक वॉलंटियर का ये बिल्कुल दायित्व होता है कि वो अपने विश्वविद्यालय के लिए समर्पित होता है और होना भी चाहिए। तो मैं विश्वविद्यालय पे जब भी मुझे कोई जिम्मेदारी देगा मैं हमेशा हाजिर हूँ। लेकिन मैं गीतांजलि की बच्चियों से स्पेशली कहना चाहती हूँ कि किसी भी समय आपको लगे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं या आप मुझे कॉलेज बुलाएंगे और मेरी आवश्यकता वहाँ पड़ती है तो मैं वहाँ भी सहर्ष आने के लिए तैयार हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल उद्देश्य है समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास का सबसे मूलभूत आयाम होता है राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर। तो आपके अनुसार शिविरों के माध्यम से कैसे स्वयंसेवक अपना व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं एवं खुद में नेतृत्व कौशल को विकसित कर सकते हैं, साथ ही साथ
उनमें कैंप को लेकर क्या भूमिका होती है एनएसएस स्वयंसेवक की? शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना के जीवन शैली के लिए बहुत आवश्यक चीज होती है और मैं सभी स्वयंसेवकों से यही कहना चाहती हूँ कि आप शिविरों में जाएं तो व्यक्तिगत रूप से पूर्ण ईमानदार रहें शिविरों के लिए। शिविर सिर्फ एक मनोरंजन या मजे की चीज नहीं होती है, शिविर आपको बहुत कुछ सिखाते हैं और वास्तविकता यही है यदि आप शिविरों की दिनचर्या को अच्छे से फॉलो करते हैं, निभाते हैं, तो ही आप एनएसएस को जान पाएंगे। बौद्धिक चर्चा सत्र होते हैं, सांस्कृतिक सत्र होते हैं या कोई स्रोत व्यक्तित्व जब रिसोर्स पर्सन आता है उसको बुलाया जाता है, उनके बीच में वार्तालाप होता है या छोटी छोटी टोलियों में जब हमको बांटा जाता है, किसी एक समूह का हमको मुखिया बनाया जाता है या जब कहीं हमें मंच पे अध्यक्ष बना के बिठा लिया जाता है, ऐसे बहुत सारे पल, ऐसे बहुत सारे क्षण राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविरों में आते हैं जिनसे आप जिम्मेदारी सीख सकते हैं, ईमानदारी सीख सकते हैं, कर्तव्य निर्वहन सीख सकते हैं और मतलब सेकंड से सेकंड तक के समय का आप कैसे सदुपयोग करें आप ये सीख सकते हैं। जब हम कैंपों में जाते थे तो हमें इतना ज़्यादा सुबह की मॉर्निंग रॉल कॉल की इतनी चिंता होती थी और सकारात्मक चिंता, ऐसा कोई तनाव वाली नहीं, सकारात्मक चिंता कि कई बार हमें ऐसा लगता था कि क्या हम शूज सॉक्स पहन के सो जाए कि सुबह जैसे ही विसिल बजेगी वैसे ही हम ग्राउंड में पहुंच जाएंगे। तो आप किसी भी चीज़ में आलस नहीं करें या आप एक बार भी झूठे के लिए भी ऐसा नहीं बोलें कि क्या यार कहाँ आ गए हैं, क्या हो गया है। आप यदि सीखना चाहेंगे तो शिविर आपको बहुत कुछ सिखा देंगे और यदि आप नहीं सीखना चाहेंगे, सिर्फ आप 7 दिन जा रहे हैं, किसी अच्छी जगह पे कैंप लगा है, आउटिंग का मन है आपका, पिकनिक की तरह आप उस कैंप को ले रहे हैं, तो पिकनिक आपको सिर्फ मनोरंजन देती है और आपको कुछ सिखाने चाहिए। तो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय सेवा योजना में कुछ करना चाहते हैं या राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से अपने व्यक्तित्व में वास्तव में सुधार या परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उन्हें शिविरों की पूरी दिनचर्या का बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए और सीखना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना के नवीन स्वयंसेवक जो भी राष्ट्रीय सेवा योजना की ABCD को सीख रहे हैं और कुछ बेहतर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हैं, उनके लिए श्रीमती दुर्गा मिश्रा का क्या संदेश है या आप उनको किस तरीके से मार्गदर्शित करें? दरअसल सबसे पहली बात तो ये है कि एक बात अपने जीवन में गांठ बांध लें कि बहुत भारी भरकम शब्द मेरी तरफ सरकार दिया गया है मार्गदर्शन, और क्योंकि आपसे बड़ी हूँ, जिनसे मैं बड़ी हूँ, जिन स्वयंसेवकों से, तो उनके लिए बिल्कुल ये सही है और जिनसे छोटी हूँ उनके लिए तो मैं वही मुझे मार्गदर्शित करें हमेशा। लेकिन हाँ, जीवन में मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति आपको बताने वाला नहीं होगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक तरीका आपका अपना हो सकता है लेकिन दिशा तो कम से कम मिलती है हमें किसी से। तो बस मेरा नए स्वयंसेवकों से यही कहना है कि सिर्फ क्षण भर के लिए या कुछ छोटे से समय के लिए या कुछ अचीव करने के लिए आप यदि राष्ट्रीय सेवा योजना में आना चाह रहे हैं तो आप राष्ट्रीय सेवा योजना में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना आपकी जो व्यक्ति से व्यक्तित्व तक की यात्रा कराती है, वो कहीं भी आपको ये प्रॉमिस नहीं करती कि वो आपको नौकरियों में सहयोग करेगी या वो आपको कोई बहुत बड़े अवार्ड या पुरस्कार दिलवा देगी। वो सिर्फ आपको व्यक्ति से व्यक्तित्व में परिवर्तित करने का माध्यम है। और ये चीज़ तो श्योर है कि जब आप राष्ट्रीय सेवा योजना में आते हैं तो आप व्यक्तित्व बन जाते हैं। अब समाज इतना वृद्ध है, बड़ा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के 3-4 सालों में आप जो कुछ सीखते हैं उससे आपका व्यक्तित्व इतना निखर जाता है कि फिर आप समाज के हर क्षेत्र में काम करने के योग्य होते हैं। और आपको जो भी कैरियर लेना है, जो भी आपको भविष्य में अपनाना है, तो उसमें राष्ट्रीय सेवा योजना आपको बहुत सहयोग करेगी। आपके व्यक्तित्व के साथ साथ चलेगा राष्ट्रीय सेवा योजना का जो पूरी शिक्षा है, जो पूरे आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, और वो निसंदेह आपको दूसरों से बहुत अलग बनाएंगे। आज यदि दुर्गा एक पर्सनैलिटी है अपने कार्य क्षेत्र में, एक टीचर के रूप में, या हम समाज के लिए जो थोड़ा बहुत काम कर पा रहे हैं उस रूप में, या अपने बच्चों की संगीत के गुरु के रूप में, तो दुर्गा तभी दुर्गा है जब उसके पीछे राष्ट्रीय सेवा योजना का एक इतना लंबा अनुभव है। और यहाँ मैं अनुभव ही कहना चाहूँगी, यहाँ कोई अचीवमेंट का नाम नहीं लेना चाहूँगी। सारे पुरस्कार, सारी जिंदगी की सब जो परिविद्याएं होती है वो एक साइड रह जाती हैं, लेकिन यदि आपको कोई चीज़ व्यक्तित्व निखार देती है तो वो आपके जीवन का सबसे बड़ा कार्य कर देती है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना बस यही काम करती है। तो आपका उद्देश्य यदि छोटा है ना कि आपको राज्य स्तरीय शिविर करना है या राष्ट्रीय स्तरीय शिविर करना है या RD जाना है या IG अवार्ड लेना है, तो आप NSS ज्वाइन मत कीजिए। लेकिन आपका उद्देश्य यदि बड़ा है, बड़ा उद्देश्य क्या
कि आपको व्यक्तित्व बनना है और आपको समाज के लिए काम करना है, तो आप राष्ट्रीय सेवा योजना में आइए और राष्ट्रीय सेवा योजना आपको सब देगी फिर जो आपने अपने मन में सोचा है। बिल्कुल। राष्ट्रीय सेवा योजना में गीतों का भी एक अलग महत्व होता है। जैसा हम लक्ष्य गीत, आवाहन गीत और इस तरह के कैंप्स में गीतों का गायन करते हैं। आपका सबसे पसंदीदा गीत एनएसएस में कौन सा रहा है? एनएसएस के सारे सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। केडी साहब जब हम विश्वविद्यालय स्तरीय शिविर में गए थे वही सारे गीत सीखे थे, बिल्कुल जोश में गुनगुनाते हुए हम अपना सारा प्रोजेक्ट वर्क करते थे दिन भर का। लेकिन फिर भी जो एनएसएस का लक्ष्य गीत है मुख्य समाज के लिए, उस पूरे गीत की भी 2 पंक्तियाँ मुझे बहुत सार्थक लगती हैं। हालांकि वो पूरा लक्ष्य गीत भी सार्थक है, लेकिन 2 पंक्तियों ने मुझे हमेशा प्रभावित किया है और मैं जीवन भर उनको निभाने का प्रयत्न करूँगी। तो बस हाँ, उन्हीं 2 पंक्तियों की गुनगुनाहट के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय सेवा योजना ने मुझे जीवन में बहुत कुछ दिया और यदि मैं हूँ तो सिर्फ राष्ट्रीय सेवा योजना की वजह से। तो वो 2 पंक्तियाँ उस गीत में ये है। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चलिए, गाँव और शहर की दूरी को काटते चलिए। तो आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, छोटे बड़े का या कम ज़्यादा का भेदभाव समाप्त करते रहिए और खुश रहिए अपने जीवन में। द एनएसएस हैबिटेशन की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक इस साक्षात्कार के माध्यम से जरूर प्रेरित होंगे और समाज सेवा का कार्य इस राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर और बेहतर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपकी टीम एनएसएस हैबिटेशन इसको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ये बहुत नई सोच है, एकदम नई परिकल्पना है और आप बहुत यंग माइंड इस पर काम कर रहे हैं। और हमारे एनएसएस के जो नए वॉलंटियर्स हैं जिनके लिए कुछ चीज़ें जो दूर होती थी कि कैसे एनएसएस के चीज़ों को अचीव किया जाता है, कैसे कैंप में पहुँचा जाता है, क्या रहता है, आप उन तक ये सब जानकारी पहुँचा रहे हैं। तो आपकी पूरी टीम को भी बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएँ और आपको किसी भी तरह के सहयोग की आवश्यकता भविष्य में रहे तो अब आप श्रीमती दुर्गा की जगह दुर्गा दीदी बोलकर यदि कभी भी मुझे बुलाएंगे या मुझसे बात करना चाहेंगे तो मैं हमेशा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।